मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भाबरा गांव, यहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट साहब रहते हैं। मूंछें खूब तनी हुई हैं, अपनी अकड़ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नैतिकतावादी भी उतने ही हैं। एक दिन सुपरिटेंडेंट साहब का लड़का कहीं बाग से आम चुरा के ले आया। अब सुपरिटेंडेंट साहब का लड़का था तो माली ने भी कुछ नहीं कहा। जब सुपरिटेंडेंट साहब ने अपने घर पे रखे हुए आम देखे तो अपने बेटे को खूब जोर से डांटा, कहा आम अभी कभी वापस करके आओ वरना घर में नहीं घुसने देंगे। बेटा भी सुपरिटेंडेंट साहब का ही था। उसने कहा कि भले ना घुसने दो, मैं तो आम लौटा के नहीं आ रहा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। इस बात पर सुपरिटेंडेंट साहब ने उस लड़के को खूब डांटा और अगली सुबह होते होते वो लड़का अपना घर छोड़कर निकल गया। जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जो हमेशा अपनी बात पर डटे रहे, जिनमें लड़ता इतनी थी कि अंग्रेजों के सामने भी नहीं झुके। चंद्रशेखर आज़ाद जिनकी मूंछों का स्टाइल आज भी फैशन स्टेटमेंट बना हुआ है। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयुध और हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी जीवन की कहानियों के बारे में। मध्य प्रदेश में 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। जो कहानी मैंने आपको सुनाई, उस कहानी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद अपना गांव छोड़ के दिल्ली के लिए निकल जाते हैं। एक लड़का, जेब में चंद सिक्के, एक जोड़ी कपड़े और दिल्ली की गलियां। वहां पर उन्हें काम मिलता है एक होटल में प्लेटें साफ करने का। चंद्रशेखर आज़ाद उस काम को भी करते हैं, लेकिन करते करते कुछ समय के बाद तय करते हैं कि अब ज़िंदगी ऐसे नहीं चलने वाली, मुझे बनारस जाना चाहिए। वो बनारस पहुंचते हैं और बनारस में एक बड़ा मजेदार किस्सा होता है। उन दिनों बनारस में गुंडागर्दी खूब चलती थी, अंग्रेजों के संरक्षण में खूब कांड हुआ करते थे। चंद्रशेखर आज़ाद एक बार एक बाजार से निकल कर जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कुछ गुंडे कुछ लड़कियों को छेड़ रहे हैं। आज़ाद वहाँ पहुँचे, कॉलर पकड़ा और दे दनादन। उसके बाद पूरे बनारस में खबर फैल गई कि एक लड़के ने गुंडे को पीट दिया, जाने माने गुंडे को पीट दिया। बात उड़ते उड़ते पहुंचती है काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेंद्र देव के पास। नरेंद्र देव को जब उस बच्चे की हिम्मत के बारे में पता चलता है तो उसे काशी विद्यापीठ ले आते हैं। वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद के अध्ययन अध्यापन का काम शुरू होता है। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के कार्यों के संपर्क में आते हैं। असहयोग आंदोलन की तैयारी हो रही थी। अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिशोध की पहली भावना, अंग्रेजों के खिलाफ पहला अभियान चंद्रशेखर आज़ाद असहयोग आंदोलन से ही लेते हैं। जब वो असहयोग आंदोलन की रैली कर रहे होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और एक मैदान में लेकर जाया जाता है। इस मैदान में वो घटना होती है जिसे आप सबने सुन रखा होगा, जिस घटना में जब जेलर उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो आज़ाद बताते हैं, पता जेल बताते हैं और हंसते हंसते बेते खाते हैं। इसके बाद की कहानी उनके ही साथी पंडित शिवनायक मिश्रा ने अपनी किताब में लिखी है, जिसमें वो लिखते हैं कि जेलर ने उन्हें पीट तो दिया, लेकिन उसके बाद जेलर उन्हें खुद अपने घर लेकर गया और दूध पिलाया। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। चंद्रशेखर आज़ाद अपना पूरा जीवन विघ्नों में रहकर निकाल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद के पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि 2 वक्त का भोजन अच्छे से कर पाएं, लेकिन भारत की स्वतंत्रता के लिए, भारत की रक्षा के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व समर्पण करने को तैयार हैं। चंद्रशेखर आज़ाद आए तो गांधी के माध्यम से, लेकिन जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो न जाने चंद्रशेखर आज़ाद और उनके जैसे कितने युवा इससे आहत हुए। उन्होंने ये समझा कि भारत को आज़ादी मांग कर नहीं मिलने वाली, भारत को आज़ादी बल के दम पर मिलेगी, भारत को आज़ादी गोलियों के दम पर मिलेगी, और वो क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु के साथ मिलकर कई सारी योजनाएं बनाई, अंग्रेज सरकार के नाकों में दम करके रख दिया। एल्फर्ड पार्क की उस घटना के बारे में हम सब जानते हैं, जहां पे चंद्रशेखर आज़ाद के प्राण ले लिए गए। लेकिन उस घटना से पहले की भी एक घटना है जिसके बारे में उनके दोस्त नंदकिशोर निगम ने अपनी किताब बलिदान में लिखा है। नंदकिशोर निगम लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद उस दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी टालने के ऊपर काम कर रहे थे, लेकिन उनके पास खबर पहुंचती है कि महात्मा गांधी ने फांसी की घटना को टालने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं किए। वो लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत मजबूती से भगत सिंह, राजगुरु की बात नहीं रखी। उन्होंने लॉर्ड इरविन के सामने बस इतना कहा कि भगत सिंह को लेकर लोगों में बहुत भावनात्मक जुड़ाव है और अगर आप भगत सिंह को फांसी देते हैं
तो देश भर में विद्रोह होने की संभावनाएं हैं। जब गांधी जी ने ये सुना तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने लॉर्ड इरविन से बस इतना कहा कि अगर आप भगत सिंह को फांसी देते हैं तो 23 मार्च को कराची कांग्रेस में गांधी इरविन समझौता हो सकता है टाल दिया जाए। इस पर लॉर्ड इरविन का जवाब था कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि फांसी 23 मार्च से पहले हो जाए। इस घटना ने चंद्रशेखर आजाद को तोड़ कर रख दिया था। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद निरंतर प्रयास कर रहे थे कि किसी तरह भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी टाल दी जाए। इसी क्रम में चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद जाते हैं। वो इलाहाबाद में जब जवाहरलाल नेहरू के घर के बाहर होते हैं तो जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने से इनकार कर देते हैं। अब जरा एक बार आप सोचिए कि हम किस चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं। हम जिस चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं आज भी उनकी तस्वीरों के नाम पर मात्र एक फोटो उपलब्ध है। हम जिन चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहे हैं उनका पूरा अभियान अंडरग्राउंड होकर चल रहा था। बहुत बड़े बड़े अंग्रेज अधिकारी भी उन्हें पहचानते नहीं थे, उन्हें जानते नहीं थे। उनका पूरा जीवन गुप्त था। वो चंद्रशेखर आजाद जवाहरलाल नेहरू से मिलने के लिए पहुंचे हैं। जवाहरलाल नेहरू उनसे मिलने से इनकार करते हैं। वहां से लौटकर चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क पहुंचते हैं और अल्फ्रेड पार्क में अपने साथियों के साथ बैठे ही हैं कि वहां पर पुलिस का दस्ता पहुंच जाता है। साथ में कुछ भारतीय अधिकारी भी होते हैं। देखते ही देखते गोलीबारी शुरू होती है और कुछ गोलियां चंद्रशेखर आजाद को लगती हैं। लेकिन इससे पहले कि अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को पकड़ पाते, चंद्रशेखर आजाद अपने खुद के सर में गोली मारकर अपनी जान दे देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान देना स्वीकार था लेकिन अंग्रेजों के हाथों पकड़े जाना नहीं। पंडित शिवनायक मिश्रा अपनी किताब में लिखते हैं कि 27 मार्च 1931 को कुछ लोग उनके पास पहुंचे। उन्होंने कहा कि उन्हें कमला नेहरू ने भेजा है और ये सूचना दी कि अल्फ्रेड पार्क में हुई एक मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद मारे गए हैं। ये सुनते ही पंडित शिवनायक मिश्रा तेजी से भागे और उन्होंने कोशिश की कि किसी तरह चंद्रशेखर आजाद का शव उन्हें मिल जाए। उन्होंने सूचना भी दी कि उनके सगे संबंधी हैं, लेकिन जब तक वो अधिकारियों के पास पहुंचे उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर आजाद के शव को जला दिया गया है। लेकिन उन्होंने शव थोड़ी देर पहले अपने आगे से ही निकलता हुआ देखा था। वो भागते भागते दोबारा पहुंचे। जब तक वो गंगा घाट पर पहुंचे तब तक शव आधा जल चुका था। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्हें अनुमति मिली दाह संस्कार करने की। शव की अग्नि बुझाई गई, क्रियाकर्म हुए। उसके बाद दोबारा शव को जलाया गया। शव की राख जब जगहों पर पहुंची तो एक माता सामने आई। उसने कहा कि खुदीराम बोस की राख की ताबीज बनाकर बेटों को पहनाई गई थी ताकि उनके अंदर का शौर्य जीवित रहे, और इसीलिए मैं चंद्रशेखर आजाद की राख को भी लेना चाहती हूँ। उनका इतना कहना था कि देखते ही देखते उस राख को लेने के लिए इतने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी कि काशी ले जाने के लिए भी बस मुट्ठी भर राख बची थी। आज चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनका शौर्य, उनका बलिदान, राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण और स्वतंत्रता की उनकी उत्कंठ इच्छा आज भी हमारे बीच है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें Facebook, Twitter, Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।